30 नवंबर 2010 छत्तीसगढ़ का भिलाई शहर। एक अस्पताल के बाहर हजारों लोगों की भीड़ जमा है। अंदर एक शव पड़ा हुआ है जिसका चेहरा नीला पड़ चुका है। ये कोई आम आदमी नहीं था, ये वो इंसान था जिसने अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियों को हिला कर रख दिया था। यह वो इंसान था जिसने दावा किया था कि हम भारतीय आज भी गुलाम हैं। फिर ऐसा क्या हुआ कि उसके ठीक 43वें जन्मदिन के दिन उनकी मौत हो जाती है। डॉक्टर्स का कहना था कि इसका कारण हार्ट अटैक है, लेकिन उनके सपोर्टर्स का एक ही सवाल था, अगर यह हार्ट अटैक था तो उनका शरीर नीला क्यों पड़ा? और यह सवाल आज भी फाइलों में दफन है। तो आज इस वीडियो में हम गहराई में जाएंगे और डिकोड करेंगे राजीव दीक्षित की वो थ्योरीज, उनकी वो लाइफ स्टाइल जो किसी भी कंपनी को हिलाकर बर्बाद करने के दम रखते थे, और उनकी वो मौत के सीक्रेट्स जो आज भी किसी को नहीं पता। चैप्टर 1 द स्पार्क। कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से। 1967 में एक साधारण से परिवार में एक लड़के का जन्म होता है, लेकिन इस लड़के की तकदीर साधारण नहीं थी, क्योंकि अगर एक हीरो की तकदीर साधारण हो तो वो हीरो होता ही नहीं। कहा जाता है राजीव दीक्षित साइंस के एक प्रतिभाशाली छात्र थे। उन्होंने फ्रांस में टेलीकम्युनिकेशन में पीएचडी की और भारत आकर एपीजे अब्दुल के साथ काम भी किया। हालांकि आईआईटी कानपुर के रिकॉर्ड्स के अनुसार इसमें बहुत सारे विवाद भी हैं, लेकिन एक बात तय है, उनका दिमाग एक साइंटिस्ट का था और दिल एक क्रांतिकारी का। और इस क्रांतिकारी को और भी उभारा एक भयानक त्रासदी ने। दिसंबर 1984 भोपाल गैस कांड। यूनियन कार्बाइड नाम के एक अमेरिकन कंपनी के लापरवाही से हजारों भारतीयों की मृत्यु हो जाती। उन्होंने देखा कैसे एक विदेशी कंपनी भारतीयों की जान की कोई कीमत नहीं समझती, और उस चीज से प्रभावित होकर उसी दिन उन्होंने अपना लैब छोड़ दिया और सड़कों पे उतर आए क्रांति के लिए। चैप्टर 2 वार ऑन एमएनसी। 1991 पूरे देश में एक लहर दौड़ चुकी थी, क्योंकि पूरे भारत में उदारीकरण का स्थापना हो चुका था। एक तरफ तो खुशी का माहौल था और एक तरफ पूरी तरह से मातम छाया हुआ था। विदेशी कंपनियों का भारत में प्रवेश करना बहुत आसान हो गया था, जिससे अमीर और गरीब के बीच में जो खाई थी वो और भी ज्यादा गहरी हो चुकी थी। और इसी बीच एंट्री होती है राजीव दीक्षित की, जो पूरे सिस्टम के बीच एक दीवार बनकर खड़े हो जाते हैं। उन्होंने आजादी बचाओ आंदोलन का स्थापना किया और उसे शुरू किया। उन्होंने पेप्सी और कोक के खिलाफ सीधा युद्ध छेड़ दिया। आपको उनकी एक वायरल क्लिप याद ही होगी। मैंने एक बार पेप्सी का पीएच कैलकुलेट किया था, 2.4 है, और फिनाइल का पीएच भी 2.4 है, हार्पिक का पीएच भी 2.4 है। तो एक दिन मैंने सोचा हार्पिक से टॉयलेट साफ होता है तो पेप्सी से भी होना चाहिए। मैंने किया और एकदम झकाझक सफेद। वे अपनी रैलियों में भरी भीड़ के सामने कोल्ड ड्रिंक में फिनाइल मिलाकर दिखाते थे। वे कहते थे ये कंपनियां भारत का पैसा लूटकर बाहर ले जा रही हैं। उन्होंने बेंगलोर के केएफसी के फर्स्ट आउटलेट के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। उनका तर्क सिंपल था, 1947 में अंग्रेज तो चले गए, बट 5000 से ज्यादा विदेशी कंपनियां आज भी भारत में रूल करती हैं। इसे उन्होंने नाम दिया ट्रांसफर ऑफ पावर नॉट ऑफ फ्रीडम। चैप्टर 3 द डेंजरस आइडिया। लेकिन राजीव दीक्षित सिर्फ विदेशी कंपनियों के खिलाफ नहीं बोल रहे थे, वे एक ऐसे मुद्दे को भी छू रहे थे जो सबसे ज्यादा खतरनाक था, ब्लैक मनी। उन्होंने अपना गणित लगाकर बताया कि भारत के नेताओं और उद्योगपतियों ने स्विस बैंक में करोड़ों रुपए जमा करके रखे हैं। उनका एक सपना था एक ऐसा भारत बनाना जहां कोई भी इनकम टैक्स ना हो। उनका कहना था अगर हम पूरा काला धन वापस ले आए तो भारत के किसी भी नागरिक को 1 रुपए टैक्स देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यह विचार जनता को तो बहुत पसंद आया, बट क्या यह विचार सत्ता में बैठे पावरफुल लोगों को पसंद आया होगा? बिल्कुल नहीं। और यहीं से कहानी में एंट्री होती है एक ऐसे शख्स की जो आया तो नॉर्मल पर पूरे कहानी के रुख को बदल गया। चैप्टर 4 द न्यू सस्पेक्ट अराइवल। 2009 में राजीव दीक्षित और बाबा रामदेव एक साथ मंच पे आए और उन्होंने भारत स्वाभिमान आंदोलन का स्थापना किया। प्लान बड़ा था, 2014 के चुनाव में हिस्सा लेना और देश की राजनीति को पूरी तरह से बदलना। राजीव दीक्षित इस आंदोलन के दिमाग थे और रामदेव बाबा चेहरा, जिससे भीड़ तो बढ़ती जा रही थी, रैलियां भी बड़ी होती जा रही थी और दुश्मन उससे भी बड़े। सब कुछ अच्छा चल रहा था, तभी वो रहस्यमयी तारीख आ जाती है। 29 नवंबर 2010 राजीव दीक्षित छत्तीसगढ़ के बेमतारा में भारत स्वाभिमान आंदोलन पे थे। गवाहों के मुताबिक उस शाम वो पसीने से तरबतर हो रहे थे, उन्हें बेचैनी हो रही थी, तो उन्हें भिलाई के अपोलो बीएसआर हॉस्पिटल में ले जाया गया। और यहीं पे तर्क 2 भागों में बट जाती है। मीडिया रिपोर्ट्स और बाबा रामदेव के मुताबिक राजीव दीक्षित को जब ले जाया जा रहा था तो बाबा रामदेव ने राजीव दीक्षित से फोन पे बात की और उन्हें एलोपैथिक इलाज लेने को कहा।
एलोपैथिक मतलब अंग्रेजी दवाएं, बट राजीव दीक्षित आयुर्वेदिक पे टिके रहे। और दूसरी तरफ उनके परिवार और उनके समर्थकों के अनुसार राजीव दीक्षित को जब ले जाया जा रहा था वो इस हालत में नहीं थे कि वो घंटों फोन पर बहस कर सके। और ठीक उनके जन्मदिन के दिन 30 नवंबर को उन्हें मृत घोषित कर दिया जाता है और कारण बताया जाता है हार्ट अटैक। बट रियल मुद्दा तो इसके बाद स्टार्ट हुआ, जिसमें 3 पॉइंट्स निकल के आते हैं। पहला, ब्लू बॉडी। हरिद्वार में जब उनके शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था तो लोगों ने देखा उनका शरीर नीला पड़ चुका है और भारतीय समाज में इसे अक्सर जहर से जोड़ा जाता है। दूसरा, पोस्टमार्टम। उनके समर्थकों ने पोस्टमार्टम की मांग की। कहा जाता है कि इसे टाल दिया गया और जल्दबाजी में इनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। तीसरा, डाटा डिलीट। खबरें ये भी आई कि उनके लैपटॉप और उनके फाइल सब गायब हो चुके हैं। चैप्टर 4, कंक्लूजन। क्या राजीव दीक्षित की मौत महज एक इत्तेफाक थी या कॉर्पोरेट जगत और भ्रष्ट कर्मचारियों के खिलाफ बोलने की सजा? सरकारी जांच और पीएमओ की इंक्वायरी के बाद भी सच आज भी फाइलों में दफन है। लेकिन एक बात तो सच है, राजीव दीक्षित आज भी हमारे बीच इंटरनेट पे जीवित हैं। उनके रिकॉर्डिंग्स, उनके विचार आज भी करोड़ों युवाओं के हेडफोन में गूंजते हैं। उन्होंने हमें सवाल पूछना सिखाया, खाने से लेकर भ्रष्ट सरकार तक। आपको क्या लगता है, उनकी मौत नॉर्मल थी या एक साजिश? आपको क्या लगता है, उनकी मौत नेचुरल थी या एक साजिश? नीचे कमेंट में जरूर बताएं।